बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल है काम की बात और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी। और हमारा टॉपिक हस्बे साबिक चल रहा था EFS, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, और ये आज उसका 12वां एपिसोड है। तो 12वां एपिसोड जो है ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लेकर आया, और इसमें आज मैं उस मौजू पर बात करूँगा जिस पर अभी तक बात करने का मौका बहुत कम मिला। बड़ी ही अहम है, और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि लाइसेंस लेने के बाद इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके सिस्टम में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है। अनकरीब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो PSW की टीम है, EFS की टीम है, वो आके आपको लाइसेंस लेने के बाद ऑपरेट करने का तरीकाकार सारा जो है वो बताएगी। इंशाल्लाह जल्द ये खुशखबरी भी आपको सुनाऊंगा कि वो कब आ रहे हैं। लेकिन सर 10 आज हम बात करेंगे इसकी वेस्टेज के बारे में। वेस्टेज का मसला जो है वो बहुत अहम है, और उसमें मैं आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर लेकर आया हूँ जो आपका दिल बाग बाग कर देगी। वेस्टेज में ये होता है कि पहले ये होता था कि वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा ली जाती थी। फिर गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जो भी जितनी भी वेस्टेज होगी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स आप पे करेंगे। पहले सिर्फ सेल टैक्स होता था, जो सिर्फ सेल टैक्स पे करना होता था, तो लोग ज़्यादा वेस्टेज लेते थे। जब कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स देना पड़ा तो फिर वेस्टेज जो है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई। फिर कोशिश करते हैं कि कम से कम वेस्टेज ले जाए। आज जो मैं वेस्टेज के बारे में आपको खबर दूंगा वो बड़ी यूनिक होगी, लेकिन उससे पहले एक और मसला जो था वो नोटिस में आया कि जो फैक्ट्री रिजेक्ट्स हैं या B ग्रेड माल है वो किस कैटेगरी में जाएगा, उसको हम कैसे एंटरटेन करेंगे। लाइसेंस लेने के बाद अब जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें वेस्टेज निकल आई है, या एक B ग्रेड माल है, या फैक्ट्री रिजेक्ट्स हैं, तो बाद दोस्त ये समझ रहे थे कि जो B ग्रेड माल है या फैक्ट्री रिजेक्ट्स हैं ये भी वेस्टेज के जुमरे में आएंगे। तो इसमें भी यहाँ पे EFS में इसके बारे में भी एक कानून है बाकायदा कि अगर आप जो है वो B ग्रेड माल या फैक्ट्री रिजेक्ट जो है वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस देने होंगे। आप ड्यूटी टैक्सेस पे करने के बाद उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आप चाहते हैं कि उसको GD के ज़रिए यानी थ्रू सिस्टम उसको अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं, EFS के स्टॉक से निकालना चाहते हैं, तो उसमें भी ये होगा कि आप सिस्टम में जाके या अपना जो भी कंसल्टेंट है, क्लियरिंग एजेंट है, आप उसको कहेंगे वो उसकी GD फाइल करेगा। GD फाइल करने के बाद उसकी असेसमेंट करवाई जाएगी, और उसके ऊपर असेसमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे फ्रेश माल की असेसमेंट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने माइक्रोफाइबर इंपोर्ट किया है, अब उसमें से जब वो बेडशीट्स बना ली उसने, तो उसमें कोई फैक्ट्री रिजेक्ट्स आ गई या उसमें B ग्रेड माल जो था वो अब उसकी असेसमेंट जो है वो उस माइक्रोफाइबर की वैल्यू लगेगी, माइक्रोफाइबर के HS कोड में ही वो GD फाइल होकर क्लियर होगी। बेडशीट आपने बनवाई है, आपने बनाई है, लिहाजा वो जब क्लियर हो जाएगी उसको आप मार्केट में एज इट इज सेल कर सकते हैं। खुलासा ये है कि B ग्रेड और फैक्ट्री रिजेक्ट जो हैं वो आप ड्यूटी टैक्सेस पे करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर आप थ्रू सिस्टम निकलना चाहते हैं तो आप GD फाइल करेंगे, और एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस थे वो आप पे करके उसी वैल्यू से उसको क्लियर करवा लेंगे। आज जो दूसरा पॉइंट है मैं आपके पास लेकर आया हूँ इस व्लॉग के ज़रिए, बड़ा ही ज़बरदस्त था, और उसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ भी दूर होंगी, और एक ऐसा उसमें पॉइंट क्लियर होगा जो उससे पहले बड़े शकूक भी थे, लोग गलतफहमी का शिकार, बल्कि अभी तक गलतफहमी का शिकार हैं, उनकी उस गलतफहमी को आज मैं ये क्लियर करूँगा इस बात के ज़रिए। और वो बात ये है कि कोई भी ऐसी वेस्टेज कंसीडर नहीं की जाएगी जो एनालिसिस सर्टिफिकेट से हटकर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4% वेस्टेज अलाउ की गई है तो इसके अलावा जो है वो कोई वेस्टेज कंसीडर नहीं की जाएगी। और अगर आप अगर एनालिसिस सर्टिफिकेट के मुताबिक आपने वेस्टेज निकाली है उस पर कोई ड्यूटी टैक्सेस उस सूरत में नहीं होगा अगर आप उसको कस्टम स्टाफ के सामने जो नॉट द बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर से नीचे उहदेदार ना, उसके सामने आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है, आग लगा दें या जो भी दूसरा कोई तरीक़ेकार जो वो वज़ा करें,
यानी अगर एनआरसी सर्टिफिकेट में जो वेस्टेज है उससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है वेस्टेज की, और उस वेस्टेज को अगर आप ड्यूटी टैक्सेस नहीं देना चाहते, आप उसको असिस्टेंट कलेक्टर के सामने, मिनिमम असिस्टेंट कलेक्टर के सामने आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि अगर हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाहते और जो एनआरसी सर्टिफिकेट के मुताबिक वेस्टेज है, अब उस पर हम चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल करें, तो उसमें आज आपके लिए खुशखबरी मैं ये सुनाने जा रहा हूँ कि उस वेस्टेज पे भी सिर्फ सेल टैक्स पे करना होगा, क्योंकि उस पर पहले बात हो चुकी है, कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं होंगे, सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर लागू है वो पे करनी होगी, और उस वेस्टेज पर भी सेल्स टैक्स सिर्फ अदा होगा, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स अदा नहीं होंगे। ये बात बड़ी वादे में कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी गलतफहमी थी, लोग ये समझ रहे थे कि जो हम वेस्टेज एनालिसिस सर्टिफिकेट के मुताबिक हमें निकलेगी, अगर हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर फिर हमें कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स वो वेस्टेज की वैल्यू लगेगी, वेस्टेज का एचएस कोड लगेगा, वो पे करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये बात गौर से सुन लें, खुशखबरी सुन लें, उसके ऊपर भी सिर्फ सेल टैक्स ही पे करना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर वेस्टेज एनालिसिस सर्टिफिकेट में 5% लिखी है और जो हमारे पास एक्चुअल आ रही है वो आ गई है 10%, 15% आ गई है, अब उसको हम कैसे पूरा करें, उसकी एक्सपोर्ट कैसे शो करें, उसकी कंजम्पशन कैसे करें, या उसका क्या हल है, हमें क्या करना होगा, लीगली क्या करना होगा, तो वो भी बड़ा अच्छा हल है। उसका हल ये है कि जो एनालिसिस सर्टिफिकेट के मुताबिक निकली वो तो आपको मैंने उसका हल बता दिया है। जो उससे एक्स्ट्रा है वो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो आपकी कलेक्ट्रेट की, आपके लाइसेंस की मुतल्लिका रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आप उससे इजाज़त लेंगे और उस वेस्टेज के ऊपर ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और काइबर रेट के मुताबिक सरचार्ज जो है वो काइबर पे करने के बाद आप उसको लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन ज़रूर लेनी होगी। एक बड़ा अछूता नुक्ता है कि अगर कोई माल बैंड आइटम हैं तो क्या वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि SRO 957 में ये परमिशन है कि अगर आप कोई बैंड आइटम है आपने वो इंपोर्ट किए हैं तो वो EFS के तहत क्लियर हो सकते हैं। अब बात ये आ गई कि हमने क्लियर तो करवा लिए, उससे मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली, और कुछ माल जो बैंड आइटम था वो बच गया, अब उसका क्या करें। तो उसका हल ये है कि आप मुतल्लिका अथॉरिटी से आप परमिशन लेंगे, रिटर्न परमिशन लेने के बाद उसको लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता आपके सामने पेश करूंगा, वो ये है कि अगर किसी ने कोई शिपमेंट इंपोर्ट की, माल तैयार कर लिया, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट्स वो माल एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन कुछ माल बच गया, अब उसका क्या किया जाए। जो माल बच गया है उसका क्या किया जाए। उसमें ये पहले भी मैंने एक एपिसोड में इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब दिया था, लेकिन आज मैं वजाहत के साथ देना चाह रहा हूँ। नंबर एक तो ये है कि वो उसको जब रिकन्सिलेशन हो तो वो जो बैलेंस माल है वो उसको अगले साल में ट्रांसफ़र कर सकता है। जो आपकी कस्टम के साथ 1 साल बाद रिकन्सिलेशन होगी तो उसमें जो माल बच जाएगा आप उसको अगले साल में शो करके दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं है कि आप उसको एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकें तो फिर आप उस माल को किसी EFS होल्डर के पास सेल कर सकते हैं। अच्छा, EFS होल्डर के पास भी सेल नहीं हो रहा या नहीं हुआ तो फिर उसका आखिरी हल एक ये भी है कि आप उसकी ड्यूटी, टैक्सेस और काइबर रेट के मुताबिक सरचार्ज पे करने के बाद उसको लोकल मार्केट में सेल करेंगे। लेकिन सेल कब होगा, जब उसकी जो यूटिलाइजेशन पीरियड उसका एक्सपायर हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आज मंगवाया, एक्सपोर्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, परसों उसका जो बैलेंस है वो मार्केट में सेल, ऐसा नहीं। जो आपकी को कैटेगरी अलाउ की गई उसके में आपको एक लिमिट भी दी गई, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी है वो उसकी एक्सपायरी डेट है। जब वो एक्सपायरी डेट हो जाएगी, आ जाएगी, उस माल को पड़े पड़े उतना टाइम गुजर जाएगा, देन आप उस पर ड्यूटी टैक्सेस पे करने के बाद, सरचार्ज पे करने के बाद आप उसको लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक इस हिसाब में ये भी ऑप्शन है कि आप उस माल को जो बच गया है एज इट इज जो है वो वापस भेज सकते हैं जहां से आपने लिया था या जिसको आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है।
अहबाब दीपकार, हमारे आज के 12वें एपिसोड की ये बड़ी चंद अहम नुकात है जो मैंने आपके सामने पेश किए। इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हूँ या EFS के बारे में मज़ीद जानना चाहते हूँ, मेरा नंबर नीचे मौजूद है, आप किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी जो तसल्ली है इस SRO के बारे में, जो आपका नुक्ता है उसके बारे में, वो अच्छे तरीके से वाज़ेह करके आपके सामने पेश करूँ। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं कि YouTube मुझे पे करेगा, इसलिए कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो SRO में तब्दीलियाँ आती हैं, रेगुलरली आपके पास पहुंचती रहें। इंतज़ार कीजिए हमारे 13वें एपिसोड का, इंशाल्लाह उसमें भी ऐसे ही कुछ नुक्ते आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।